बढ़ती उम्र के साथ ही हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना काफी आम माना जाता है, लेकिन आजकल बैक पेन, नेक पेन, स्लिप डिस्क और जॉइंट प्रॉब्लम्स बच्चों और युवाओं में भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। घंटों मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, गलत पोस्चर और फिजिकल एक्टिविटी की कमी हमारी स्पाइन और बोन हेल्थ को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। आखिर क्यों बढ़ रही है ये समस्याएं? किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? क्या हर स्पाइन प्रॉब्लम में सर्जरी जरूरी होती है? और ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में नई तकनीक इलाज में किस तरह से बदलाव ला रही है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर अमित कुमार। तो सबसे पहले डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम अपने हड्डियों के बारे में बहुत सारी चीज आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल डॉक्टर अमित आपसे यही रहेगा कि अगर आज के लाइफस्टाइल को देखें, आज के दौर को देखें, तो कम उम्र वाले लोगों में भी हड्डियों की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, या आप जॉइंट्स पेन के बारे में बात करें, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जी बिल्कुल, आपने अपने शुरुआती इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में ही काफ़ी कुछ कवर कर लिया। खान पान की कमी, पोस्चर और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इसके मुख्य कारण है। बच्चों में हम देखें तो बच्चों में आजकल मोबाइल की लत सबसे ज़्यादा बच्चों में ही पड़ रही है। कई कंट्रीज़ ने इसके चलते बहुत सारे ऐप्स एक सर्टेन एज तक लिमिटेड कर दिया है, पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। तो इसमें माता पिता का रोल ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से, कि मोबाइल से और लैपटॉप से बच्चों को खास करके जितना दूर रखा जाए। अगर आज के दौर को देखूं, आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, सबसे आपके अनुभव में सबसे कॉमन ऑर्थोपेडिक या स्पाइन प्रॉब्लम्स कौन सी देखने को मिलती है? लो बैक पेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, और जॉइंट्स पेन में नी जॉइंट पेन काफ़ी कॉमन है। अब बच्चों में भी लो बैक पेन होने लगा है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में विटामिन डी की डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा है, एंडेमिक है मेडिकल टर्म्स में। तो विटामिन डी के लिए हमें दूध वगैरह लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे जांच भी करानी चाहिए। बच्चों में पहले कमर दर्द तो सुना भी नहीं जाता था, पर आजकल मैं क्लिनिक में देखता हूँ काफ़ी बच्चे कमर दर्द लेके आते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे जाके वो किसी गंभीर बीमारी की तरफ ही रुख करता है? अगर दर्द ज़्यादा दिनों का हो, जिसमें हम लोग कट ऑफ 6 वीक्स को मानते हैं, 6 वीक्स से ज़्यादा का दर्द हो, दर्द के साथ में बुखार हो, दर्द के साथ में भूख में कमी हो, या दर्द की वजह से नींद खुल जाए, इन चीज़ों को हम रेड फ्लैग साइंस मानते हैं। ऐसे में इनको नज़रअंदाज न करके तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आजकल जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ रहा है, डेस्क जॉब का जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और लोग जब काम करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं, उसके स्पाइन पर क्या असर देखने को मिलता है? अभी आप जैसे बैठी हुई तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का भार कमर पे आता है। कमर स्पाइन नहीं है। तो और सिर्फ इंसान ऐसा जीव है जो 2 पैरों पे चलता है, बाकी सारे लोग के बॉडी का भार 4 पैरों पे होता था। तो उसके वजह से हमारे कमर पे काफ़ी भार पड़ता है, कहने का मतलब। इसमें मैं सलाह देता हूँ कि आपका बिजी से बिजी भी शेड्यूल हो तो 45 मिनट के बाद एक बार 5 मिनट खड़े होकर कमर को सीधा कर लीजिए, 5 मिनट वहीं पे वॉक कर लीजिए, या 1 गिलास पानी पी के फिर दोबारा काम पे बैठिए। लगातार बैठे रहने से कमर दर्द होना बहुत आम बात है, और इसे मैं कोई बीमारी नहीं मानता हूँ। कोई बंदा झुक के खड़ा रहेगा दिन भर तो उसकी कमर में दर्द होगा ही, उसे बीच बीच में सीधा होना चाहिए। ऐसे कोई एक्सरसाइजेज जिससे ये स्पाइन प्रॉब्लम्स कम हो सके? जी बिल्कुल, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे भी ढूंढ के बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस रोज़ प्रतिदिन अगर आप 10 मिनट भी करते हैं तो कमर दर्द होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जिस तरह से लगातार आजकल मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी भी आजकल बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कम होती दिखाई दे रही है। लोग इंडोर गेम्स में, जैसे वीडियो गेम्स और ये सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जैसी जो समस्या है वो किस तरह से लगातार बढ़ रही है? टेक्स्ट नेक, आप जब पढ़ रहे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपका पोस्चर ऐसे हो जाता है धीरे धीरे। ये करेक्ट पोस्चर नहीं है। करेक्ट पोस्चर ये है, इसमें वेट का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है, जबकि सामने झुक के काम करने से वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का जो है उससे आगे की तरफ होता है, जिसके चलते कब पीछे की मांसपेशियों में दर्द होता है, जिन्हें हम एंटी ग्रेविटी मसल्स कहते हैं। पीछे की मांसपेशियाँ, इनमें दर्द होने लगता है। इसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहा जाता है।
जिस तरह से स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग स्क्रीन पे ज़्यादा उस पर कर रहे हैं, बोन्स और पॉस्चर पे कितना असर पड़ रहा है उसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है निश्चित रूप से। स्क्रीन टाइम में भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है जो बैठने में है। आपको 45 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं देखना चाहिए मोबाइल के स्क्रीन को। मोबाइल के स्क्रीन पे आप 45 मिनट काम कर लें तो एक बार 5 मिनट के लिए अपने गर्दन को सीधा और कंधों को सीधा कर लेना चाहिए। स्लिप डिस्क एक्चुअली क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? स्लीप डिस्क दो स्पाइन की दो हड्डियों के बीच में डिस्क स्पेस होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एक हार्ड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो शॉक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी एक जगह झटका ना लगे उसका काम करता है। तो जब वो जेली अपनी जगह से निकल के पीछे नसों को दबाने लगता है, स्पाइनल कॉर्ड के नसों को दबाने लगता है, उसे हम स्लीप डिस्क सिंड्रोम कहते हैं। इसके सबसे शुरुआती लक्षण हाथ या पैर में, जहाँ पे स्लिप डिस्क तो स्पाइन में होता है पर सिर्फ स्पाइन में आपको दर्द नहीं होगा, नस दबने की वजह से जहाँ तक नस का सप्लाई है वहाँ पे दर्द होगा। अगर गर्दन में स्लिप डिस्क होता है तो आपके पूरे हाथ में दर्द होगा, कमर में स्लिप डिस्क होता है तो पूरे पैर में दर्द जाएगा, ऐसा होता है। इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसे बचाया जा सकता है। जैसे आपने बताया स्लिप डिस्क जो प्रॉब्लम होती है, कई तरह के स्पाइन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो क्या सर्जरी हर स्पाइन प्रॉब्लम में ज़रूरी होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 95% पेशेंट्स में सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, थोड़े से मेडिकेशंस और रेगुलर एक्सरसाइजेस से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और किस सर्कमस्टेंसेस में, किस ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं, किस कंडीशंस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? जो मेडिसिन से नहीं रिस्पॉन्ड करे, सर्जरी हमेशा पेशेंट की चॉइस होती है। अनटिल अनलेस बहुत खतरनाक ना कुछ हो, जो कि 1% केसेस में होता है। अदरवाइज पेन इज़ द मेन सिम्टम, पेन ही रहता है पेशेंट को। तो अगर उसको रिलीफ है या नहीं है, सर्जरी की आवश्यकता है, हम उसे ऑप्शंस बता देते हैं। डिसाइड हमेशा पेशेंट करता है कि ठीक है मुझे सर्जरी कराना है या नहीं कराना है। जिस तरह से ऑर्थो जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसका मेन जो लक्षण हमें देखने को मिलता है वो है पेन, बैक पेन हो, नेक पेन हो, जॉइंट पेन हो, और लोग अक्सर उसे ठीक करने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कितना हानिकारक हो सकता है? वो काफ़ी हानिकारक हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पेन जो है वो मसल्स में होता है। सिर्फ पेन किलर खाने से फ़ायदा नहीं होता है। मसल रिलैक्सेंट हम देते हैं जो कि पेन किलर ग्रुप का नहीं है, वो पेन किलर नहीं है। मसल रिलैक्सेंट्स आर नॉट पेन किलर्स। और पेन किलर आप अपने मन से खाएं या किसी मेडिसिन दुकान वाले से पूछ के खाएं तो उससे आपके किडनी और लीवर पे काफ़ी ख़राब असर पड़ सकता है। जैसे आपने बताया कि जिन ट्रीटमेंट्स में दवाई काम नहीं कर पाता, हम उसमें सर्जरी एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। जी, तो स्पाइन सर्जरीज को लेकर भी कई तरह के लोगों के मन में भ्रम होते हैं, तो किस तरह का मिथ आपको लोगों में देखने को मिलता है? काफ़ी डरे हुए रहते हैं लोग। वो सोचते हैं कि अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसा 0.1% केस में तो हो सकता है, पर 99.9% केसेस में इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। तो सर्जरी के टाइम पे किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है, सर्जरी से पहले और रिकवरी के टाइम पे? वो आपको डॉक्टर केस टू केस बता देंगे। आपके जो ऑपरेटिंग सर्जन होंगे वो आपको केस टू केस बता देंगे, कोई जनरलाइज्ड ऐसा नहीं है। और किस तरह जैसे जो सर्जरीज होती है, लोगों के मन में जैसे मिथ्स होते हैं और उसकी वजह से लोग ये भी सोचते हैं कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद या सर्जरीज होने के बाद जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम होती है, तो ऐसे में आप लोगों को कैसा? ये मिथ है, और सच पूछिए तो सर्जरी ना करवा के लोग अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। एक जो टर्म ऑर्थो जब हम जानते हैं तो दो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली आते हैं, एक है ऑस्टियोपोरोसिस और एक है ऑर्थराइटिस। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है? जी, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों की बीमारी है जी, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मुख्य तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है। ये पेशेंट अगर इन बात पे ध्यान दे तो वो खुद समझ जाएंगे कि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एल्डरलीज में होते हैं, बुजुर्गों में होते हैं, तो दोनों साथ साथ भी होते हैं। और इन दोनों को पहचाने हम कैसे? कोई भी पेशेंट में कैसे अंतर आपका कैसे दर्द हड्डी का है या जोड़ का है, इससे आपको पता चल जाएगा। और इनमें लक्षण क्या होते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इन सबको? और दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की बीमारियां हैं।
अलग टाइप की बीमारी है, दोनों के प्रिवेंशन अलग अलग है, कॉमन आंसर नहीं दिया जा सकता है इसके लिए। जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें तो लोग कहते हैं कि 30 के बाद उनके जो बोन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा 30 से 35 साल में उनकी बोन डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है और मेनोपॉज के बाद हड्डियों पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो किस तरह की सावधानियां उनको बरतने की जरूरत है? उन्हें रेगुलर बेसिस पे उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी तो बिल्कुल लेना चाहिए, टेस्ट करा के अपने डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार। बस यही। जैसे ठंड के मौसम में भी हमने देखा है कि जो जोड़ों के दर्द है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? वो ब्लड सर्कुलेशन जब कहीं पे कम होता है तो वहाँ पे पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जैसा हम आमतौर पे देखते हैं कि खिलाड़ियों को खेलते वक्त चोट लगे उस वक्त उन्हें दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन तेज होता है, और जब वो खेल के फिर 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं फिर उन्हें चोट का महसूस ज़्यादा होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड है। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? ठंड के समय में हमें दर्द ना हो इसके लिए बचाव? उस एरिया को ठंडा ना होने दें, किसी तरह का तेल या ऑइंटमेंट का मालिश कर लें दिन में 2 बार, उससे दर्द में काफ़ी राहत महसूस होती है पेशेंट्स को। बोन्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे आजकल की अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो डाइट में भी काफ़ी ज़्यादा कमी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को हमें को मिलती है। लोग जंक फूड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो किस तरह की डाइट हैबिट्स हमें अपनाने की ज़रूरत है? बोन के लिए स्पेशली मिल्क इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मिल्क को आप अमृत समझ लीजिए। जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा मैंने बताया, जैसे एक बार पहले भी बताया, विटामिन डी काफ़ी कम है, काफ़ी लोगों में काफ़ी कम आता है, इंडियंस में खास करके। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन प्लस हाफ एन आवर सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। सनलाइट इसकी विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है 25 डी हाइड्रोक्सी विटामिन D3 हम लोग बोलते हैं, वो हमारे स्किन में ही बनता है। वो सनलाइट के हेल्प से हमारे स्किन में बनता है, तो सनलाइट एक्सपोजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर, हमने हड्डियों से जुड़ी काफ़ी कुछ चीज़ें जानी हैं और आगे में हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सर, अभी इससे पहले हमने जाना है कि किस तरह के डाइट हैबिट्स हमें अपनाने की ज़रूरत है अपने बोन और स्पाइन हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ऐसे कौन से एक्सरसाइजेज हैं जिससे हमारी बोन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हमारी जो स्पाइन हेल्थ है वो अच्छा हो सकता है? बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए तो ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है, पर बोन रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कमर दर्द और गर्दन की दर्द सबसे कॉमन है। उसके लिए जैसा मैंने पहले भी बताया, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज और गर्दन के लिए स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज। स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज ये अगर हम 10 मिनट 15 मिनट रोज करें तो हमारी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वॉकिंग कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे हड्डियों के लिए? वॉकिंग हमारे जनरल हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पूरी शरीर के स्वास्थ्य के लिए वॉकिंग बहुत फ़ायदेमंद है। लंग्स, हार्ट, बोन्स, सब कुछ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पर कमर दर्द और गर्दन की दर्द में इसका खास लाभ नहीं होता है। उसके लिए मैं फिर से दोहराऊंगा, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज और स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। रनिंग और जिम जाना हमारे बोन्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है? कमर दर्द की काफ़ी सारी समस्याएं जिम के वजह से भी होती हैं। कुछ पोस्चर्स उसमें ऐसे होते हैं, खास करके डेड लिफ्ट करना कमर दर्द के लिए बहुत ख़राब है। रनिंग हमारे जॉइंट्स के, नी जॉइंट्स के आर्थराइटिस के लिए बहुत ख़राब है। वॉकिंग बेस्ट है, ब्रिस्क वॉकिंग करें जिसमें आपको पसीना आ जाए और किसी भी जोड़ पे खास जोर ना पड़े, किसी तरह का झटका ना पड़े, तो वो बेस्ट है। जैसे बहुत लोग आजकल जिम जाते हैं तो जैसे वेट्स उठाते हैं, कभी कभी ज़्यादा वेट उठाने पर भी उनके जो जॉइंट्स हैं उनकी हड्डियों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। इससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? उससे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक्सेलरेट हो सकता है। एक्सेलरेट होना यानी जो बीमारी आपको 65 की उम्र में होनी है वो आपको 55, 50, 45 की उम्र में ही तंग करना चालू कर देगा। जैसे बहुत लोग स्पोर्ट्स के में एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, अक्सर उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो किस तरह की गलतियां उन्हें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की हड्डियों की समस्या ना हो? स्पोर्ट्समैन को प्रॉपर वार्म अप एंड कूलिंग डाउन जरूर करना चाहिए। इससे इंजरी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एक काफ़ी कॉमन गलती जो मैं देखता हूँ अपने पेशेंट्स में कि वो इंजरी के बाद गर्म पानी से या नमक डाल के या हल्दी चूना ये सब करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आइस पैकिंग बेस्ट है इंजरी के बाद, आइस पैकिंग करना चाहिए, इससे रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। अक्सर लोगों में हमने देखा है डॉक्टर, एक शिकायत है क्रैकिंग साउंड आना या कहीं जोड़ों से दर्द आना, वो किस तरह के लक्षण हैं और किस तरह के संकेत देते हैं? वो साउंड और पेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साउंड को क्रेपिटस कहते हैं हम लोग मेडिकली, उससे कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, पर हमें बार बार उससे
पटकाते नहीं रहना चाहिए। अगर साउंड आ रहा है तो किसी को दिखाने में या खुद के लिए बार बार उसको बजाते नहीं रहना चाहिए। और पेन बिल्कुल एक अलग समस्या है। जैसे हम सर्जरीज के बारे में बात कर रहे थे और लोगों में कई तरह के मिथ भी होते हैं, अगर बुजुर्गों में देखा जाए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कितने फायदेमंद हो सकता है और कितना सक्सेसफुल रेट रहता है? बहुत सक्सेसफुल है, वो भी 99.1% सक्सेसफुल है। 0.1% में किसी में इन्फेक्शन हो जाए या किसी और तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरीज है। अब तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी किए जा रहे हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। काफ़ी रेगुलरली ये सारी सर्जरीज की जा रही हैं। जिस तरह से ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज होती है उसमें क्या ओवर ट्रीटमेंट एक चिंता का विषय बना हुआ है? ओवर ट्रीटमेंट के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं जी। तो जिस तरह से सर्जरीज होती है लोगों में मिथ भी है और रिप्लेसमेंट्स में जिस तरह से प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लोगों को रिकवरी कैसे होती है? उनकी रिकवरी में किस तरह के उन्हें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? जब तक पेन रहे तो पेन किलर तो लेना होता है हॉस्पिटल में। उसके बाद जो रिकवरी होती है उसमें फिजियोथेरेपी, खास करके जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और स्पाइन सर्जरी के बाद एक थोड़े लंबे समय के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। वो फिजियोथेरेपी पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। ऑर्थोपेडिक जो इंजरीज होती है उसमें पीआरपी जो थेरेपी होती है वो कितने फायदेमंद होती है? जी, नई टेक्नोलॉजीज़ में सारी नई तकनीक अच्छी नहीं होती है, ये नहीं मानना चाहिए। पीआरपी अभी भी कंट्रोवर्शियल है इसका ट्रीटमेंट। 50-50 जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग आपको 10 तरह की रिसर्च दिखा सकते हैं कि ये सक्सेसफुल है, पर अभी ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है। और जिस तरह से अगर हम दौर देखें, एआई काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल आगे चल रहा है और रोबोटिक सर्जरीज भी काफ़ी ज़्यादा, वो कितना सक्सेसफुल हो रही है? रोबोटिक सर्जरी किसी भी सर्जरी को काफ़ी सेफ बना देती है और निश्चित रूप से तकनीक का हमारे आने वाले समय में और अभी भी काफ़ी ज़्यादा रोल है मेडिकल फील्ड में। टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रही हैं। रोबोटिक सर्जरीज किसी भी सर्जरी को छोटा इंसिजन वाला यानी छोटे चीरे वाला, कम पेनफुल और सेफ बना देती हैं। तो रोबोटिक सर्जरीज के फायदे क्या है? जो कॉमन जो हमारा ट्रेडिशनल जो सर्जरीज वही बताया मैंने, उससे क्या डिफरेंस है? छोटा इंसिजन होता है, चीरा छोटा लगता है, छोटा मेरी उंगली की साइज पे मत जाइए, इतना छोटे छोटे चीरे से भी ऑपरेशन हो जाता है। पेन कम होता है, रिकवरी टाइम कम रहता है, जल्दी रिकवर कर जाता है पेशेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये काफ़ी सेफ बना देती है सर्जरी को। जो रिस्क इन्वॉल्व है उनको काफ़ी कम कर देती है। जैसे रोबोटिक सर्जरीज होते हैं, मशीन से काम होते हैं और मशीन्स हमेशा एक लिमिट तक ही काम कर पाते हैं, तो क्या सीमाएं क्या होती है रोबोटिक सर्जरीज की? रोबोटिक सर्जरीज की अभी तो सीमा ये है कि आपको सर्जन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्जरी सिर्फ एक रोबोट कर देगा। सर्जरी में आपको सर्जन की आवश्यकता है और रोबोट जो है वो सर्जन के इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है। जिस तरह से ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की बात करें तो सर्जरी के टाइम पे एआई और जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी लर्निंग है, आप उसे कैसे देखते हैं? जी, आने वाले समय में इनका बहुत बड़ा रोल है और हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो भी नई तकनीक आती है उसको अपनाते हुए पेशेंट के फ़ायदे के लिए हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। फ्यूचर एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ऑर्थोपेडिक की जो सर्जरी है, जो ऑर्थोपेडिक क्षेत्र है, उसमें किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं? जी, इस बारे में मेरा कोई आकलन नहीं है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे बुजुर्गों में भी होती है और आम लोगों में बुजुर्गों में ही होती है ज़्यादातर, जैसे छोटे बच्चों में नहीं होती है और छोटे बच्चों में नहीं होती है। जी, जिस तरह से बुजुर्गों में होती है तो उस तरह पे किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस उन्हें देखने को मिलती हैं? जी, बुजुर्गों में ये काफ़ी तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, अस्थमा है, ये सारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो बुजुर्गों में ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा हो सकती है। पर एक अच्छे सेटअप में किया जाए अगर सर्जरी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी सेफ सर्जरी है, मैं यही कहूँ। भविष्य में ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन केयर में किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? भविष्य में ये और ज़्यादा पेशेंट ओरिएंटेड और पेशेंट की सेफ्टी के लिए चेंजेस आ रहे हैं, जिससे पेशेंट में कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो और उनका रिकवरी टाइम जल्दी हो जाए। आजकल जैसे एआई जो सर्जरीज होती है, रोबोटिक सर्जरीज होती है, या फिर हम कहें कि जो स्टेम सेल थेरेपी होती है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल अलग चीज़ है और स्टेम सेल थेरेपी बिल्कुल अलग चीज़ है। रोबोटिक सर्जरी आपके प्रिसीजन को यानी कि आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, आपकी सेफ्टी को बढ़ा देता है। वे सर्जरी के दौरान है
और स्टेम सेल जो है उसका बेसिक जो है ये है कि वो रीजनरेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता है। कोई टिश्यू इंजुरी हो गई है, अगर स्पाइन की इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी हो गई है, या मसल की इंजुरी हुई है, या नर्व की इंजुरी हुई है, तो वहाँ पे स्टेम सेल का रोल ये है कि वो सेम तरह के सेल्स बना देता है। जहाँ पे नर्व डैमेज है वहाँ उस इन्वायरमेंट में वो नर्व सेल बनाएगा, जहाँ पे मसल्स डैमेज है उस इन्वायरमेंट में स्टेम सेल डालने से वो मसल सेल बनाएगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे लेना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को अगर आप कोई सलाह दे सके हमारी हड्डियों को स्ट्रांग रखने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। जी बिल्कुल, घर का खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मिल्क प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें और रेगुलरली विटामिन डी चेक करा लिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अमित यहाँ आने के लिए, इतनी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में हमने जाना कि बोन, जॉइंट्स और स्पाइन हेल्थ को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह, नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कई गंभीर समस्याओं से भी बचा जा सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।